विद्रोहों के कारणों की यदि बात करें तो उसमें चौथा कारण भी उसका भी ताल्लुकात राजस्व से ही है। जैसा मैंने बताया कि 45 से 55% राजस्व कर बढ़ा दिया गया था और बढ़ते ही जा रहा था वर्ष दर वर्ष। अनिश्चितता अलग बनी हुई थी और ये साहूकारों पर निर्भर होते जा रहे थे। इनके कर्ज, किसानों के बढ़ते हुए कर्ज, ये इस प्रकार किसानों के, रैयत के विद्रोह का चौथा कारण बना। एक समय तो ऐसा आ गया था जब किसानों के पास, इन रैयतों के पास ऋण लेने के सिवाय कोई चारा ही नहीं था। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। ऋण आरंभ करके उसे चुकाने में ये असमर्थ रहे। ऋण लेना थोड़ा सरल हो गया क्योंकि साहूकार तो सदैव तत्पर रहते थे, महाजन हमेशा तत्पर रहते थे कि किसान ऋण लें, तो ऋण प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होती, पर उसको चुकाने की में काफ़ी तकलीफ होने लगी, अदायगी में तकलीफ होने लगी और ऋण का जो बोझ है वह भी लगातार बढ़ते रहा। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया कि जब वो किसानों को रोज़मर्रा की खरीदी के लिए भी साहूकारों की ओर जाना पड़ता था, उनकी ओर मुखातिर होना पड़ता था, उनसे ऋण लेना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति बड़ी स्पष्ट कर देती है कि रैयतों की दशा बड़ी शोचनीय हो गई थी और इसीलिए वे थोड़े विद्रोहित हो चुके थे। किसानों के बढ़ते हुए कर्ज के बाद अगला कारण जिसकी हम बात करें वह एक अंतर्राष्ट्रीय कारण है। भारत की अंदरूनी स्थिति से उसका लेना देना नहीं। 1860-70 के दशक में भी, जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन आज की तारीख में, एक उस तरह का व्यवहार उस समय भी शुरू हो गया था कि किसी अन्य देश की घटना का असर किसी तीसरे देश पे भी पड़ने लगा था। और उसका ये बहुत बढ़िया उदाहरण है कि 1860 के आसपास जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तो उसका प्रभाव भारत पे पड़ा, भारत के किसानों पर पड़ा। अमेरिका में चलने वाले गृह युद्ध का असर, अंदरूनी युद्ध का असर, गृह युद्ध यानी अंदर के समाज के अंदर की ही लड़ाई, उसका असर भारत के किसानों पर पड़ा। आखिर कैसे? थोड़ा समझने की चीज़ है कि इसका प्रभाव जब 1880 का दशक आया तो उस समय 3/4 भाग कपास का अमेरिका से आयात होता था इंग्लैंड, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 80% हिस्सा कपास का, उनकी जो आवश्यकताएं थी इंग्लैंड की, वो अमेरिका पूरी करता था। और इंग्लैंड में, जैसा मैंने बताया, कि बहुत सारी कपड़ा बनाने की मिलें खुल चुकी थी और उनकी कपास की आवश्यकताएं भी बढ़ चुकी थी। कपास एक अत्यधिक कच्चा माल था उनके फैक्ट्री के चलने के लिए, और दूसरे शब्दों में इंग्लैंड के अपने खुद के आर्थिक विकास के लिए ये एक बहुत ज़रूरी कच्चा माल था। जब ये वहाँ पर ब्रिटिश व्यापारी अमेरिका के इस गृह युद्ध के मद्देनज़र कुछ विकल्प खोजने लगे, यानी रास्ते देखने लगे कि अब चारा क्या है। यदि वहाँ गृह युद्ध हो गया है तो वहाँ से कपास आना अब कठिन है। ऐसी स्थिति में कपास का निर्यात होना, उसको जहाज़ में लोड अनलोड करना एक बहुत दुष्कर कार्य होगा। तो उन्होंने, कंपनी ने भी और अंग्रेजी सरकार ने भी अपने मातहत सभी लोगों को आदेश दिया एक तरीके से कि अन्य विकल्पों की ओर देखा जाए। और ऐसी स्थिति में भारत एक बहुत अच्छा देश उनको लगा जहां पर कपास की कमी को पूरा किया जा सकता है। और इसका कारण क्या था? यहाँ का लेबर तो सस्ता था ही, जलवायु भी बहुत अच्छी थी और पर्याप्त भूमि थी। श्रम तो सस्ता था ही, जलवायु भी कपास के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त थी, भूमि भी पर्याप्त थी और उससे अच्छा इन सब का पर्याप्त रूप से दोहन करने के लिए अंग्रेजी सत्ता भी यहाँ बड़ी मजबूती से बैठी हुई थी। तो इसलिए उन्होंने भारत को एक बहुत उचित स्थान पाया। 1857 में
इंग्लैंड में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। जब ये स्थितियां थोड़ी बिगड़ने लगी थी तो 1857 में ही एक कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हो गई थी और उसके 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी, उसकी भी स्थापना उसी उद्देश्य से हुई थी कि वे कपास के उत्पादन के अन्य विकल्पों को बढ़ाएं और उसे प्रोत्साहित करें, उसको बढ़ाने का, नए नए क्षेत्रों का विस्तार करें। तो इस प्रकार गृह युद्ध की स्थिति और उसके पूर्व की संभावनाएं, इनको देखते हुए ये जो 2-3 कंपनियों के मैंने नाम बताए, इन लोगों ने विकल्प खोजा और भारत स्वाभाविक रूप से एक बहुत अच्छा क्षेत्र मिला और भारत इस बात के लिए तत्पर भी था। तो यहाँ कृषि उत्पादन का, यहाँ पर कपास के उत्पादन का विकास शुरू हुआ। लेकिन एक बात आपको जानने की ज़रूरत है कि 1861 में जब ये गृह युद्ध आरंभ हुआ और इंग्लैंड में कपास का आयात कम हुआ तो इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। 1861 में जहां 20 लाख गांठें कपास की गांठों का निर्यात किया गया था इंग्लैंड, वहां ये संख्या एक वर्ष में घटकर मात्र 55,000 हो गई थी। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा नुकसान ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा था, एक बहुत बड़ा नुकसान इंग्लैंड को हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं, इंग्लैंड को हो रहा था। काफ़ी प्रभावित हो गए थे और कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसके साथ ही बहुत सी तो फैक्ट्रियां बंद भी हो गई थी। तो परिणाम क्या कि इस उद्योग के प्रभावित होने से ब्रिटिश सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन का, कपास उत्पादन का आदेश देना। अमेरिकी गृह युद्ध की स्थिति के कारण बंबई में और दक्षिण में कपास के उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती रही। 1860-64 में तो भारत में कपास का उत्पादन दुगना हो गया। उसका कारण क्या था? इंग्लैंड को वहाँ के उद्योग के लिए, वहाँ के जो कॉटन मशीन मिल्स थी, उनको कॉटन की बहुत आवश्यकता थी। 1862 तक ब्रिटेन को आयातित कपास का लगभग 90% हिस्सा केवल भारत से जाने लगा। दूसरे शब्दों में भारत उनका कपास का मुख्य निर्यातक देश हो गया और भारत के हजारों किसान, हजारों रैयत कपास के मुनाफे को देखते हुए उन्होंने बाकी खेती छोड़कर कपास की ओर मुखातिर हो गए और कपास पर के उत्पादन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने लगे। ये लेकिन याद रखेंगे कि कपास से होने वाली जो मूल्य वृद्धि है उसने सभी कपास उत्पादकों को एक साथ समृद्ध नहीं बनाया, एक साथ इनका विकास नहीं किया। जिनका भाग्य अच्छा था वो पहले विकसित हो गए, पहले फल फूल गए और जो धनिक किसान थे उनको पहले ज्यादा फायदा हुआ। कपास में मूल्य वृद्धि ने सभी लोगों को समान रूप से लाभान्वित नहीं हुआ, बहुत अंतर रहा, दोनों में काफी उतार चढ़ाव चला। और जैसा मैंने कहा कि मूल रूप से धनी किसान ज्यादा लाभान्वित हुए, लेकिन अधिकांश किसानों पर कर्ज का बोझ जो है वो पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ गया। क्यों? इस उम्मीद में कि कपास के उत्पादन से लाभ होगा, उसने और कर्ज लिया और कर्ज लिया और उत्पादन भी बढ़ता रहा, लेकिन साथ ही कर्ज भी बढ़ता गया। तो कर्ज का जो बोझ है वह किसानों पर बहुत हो गया था। छठवां कारण जिसने विद्रोह में एक तरीके से आग का काम किया और विद्रोह को एक बहुत प्रलयंकारी रूप दिया, वह था कि कर्ज का प्राप्त न होना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस प्रकार साहूकार लोग तत्पर रहते थे कर्ज देने के लिए, महाजन लोग तत्पर रहते थे कर्ज देने के लिए,
और स्थितियां ऐसी हो गई थी रैयत की कि लगभग रोज़मर्रा के जीवन के लिए भी उन्हें साहूकारों के पास उनके दरवाजे जाना पड़ता था और उनसे ऋण लेना पड़ता था। साथ ही मैंने ये भी कहा कि ऋण लेना तो सरल था, यानी साहूकार हमेशा उपलब्ध रहते थे, लेकिन ऋण को पटाने में किसान बड़े असमर्थ हो गए और उनके इस ऋण चुकाने में असमर्थता को काफ़ी बढ़ावा मिला ये गृह युद्ध की घटना से, अमेरिका की गृह युद्ध की घटना। अभी तक हमने अमेरिका के गृह युद्ध का परिणाम जाना कि वहाँ गृह युद्ध हुआ, कपास की निर्यात वहाँ से कम हुआ, तो भारत में कपास के उत्पादन में सरकार ने भरपूर सहयोग दिया, किसानों ने कपास उत्पादन को बढ़ाने में काफ़ी प्रयास किया और इस बढ़ते हुए कपास उत्पादन के मुनाफे में हाथ डालने के लिए उन्होंने साहूकारों से भी बहुत कर्ज लिया, बहुत ऋण लिया। साहूकार भी इस बात के लिए सतत तैयार थे। तो इस प्रकार ये जो काल है, गृह युद्ध का काल 1861 से 1865 के आसपास का 4-5 वर्ष ही का, इसमें भारत में कपास उद्योग बड़ी तेज़ी से पनपा और भारत ने मैनचेस्टर की, इंग्लैंड की, लिवरपूल की जो कॉटन की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में बहुत मदद की। लेकिन जैसे ही गृह युद्ध समाप्त होता है या गृह युद्ध समाप्त होने के कगार पर आता है, साहूकार लोग आनाकानी करने लगे किसी तरह का ऋण देने में। परिणाम, क्योंकि गृह युद्ध की समाप्ति के साथ साथ कॉटन की मांग, कपास की मांग इंग्लैंड की ओर या कपास का निर्यात इंग्लैंड की ओर थोड़ा घटने लगा। जब मांग घटने लगी तो उसकी कीमत घटने लगी और इस प्रकार एक बड़ा विषम चक्र चल पड़ा। कपास निर्यात में भी गिरावट आई। जब निर्यात में गिरावट आई, कपास का बाहर जाना समाप्त होने लगा या कम होने लगा, तो कपास के नाम से जो ऋण लिया गया था उसकी अदायगी में भी इन किसानों को बहुत दिक्कत होने लगी और दिक्कत होने का परिणाम ये हुआ कि साहूकार लोग स्वयं ही आनाकानी करने लगे, यह देखते हुए कि कपास की कीमत भी बाज़ार में अब गिर रही है, भारतीय कपास की कीमत गिर रही है। उन्होंने इन किसानों रैयत को किसी तरह का ऋण देने में भी आनाकानी करने लगे। महाराष्ट्र में तो निर्यात व्यापारी या निर्यात साहूकार ये तो इस बात पे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब कपास के नाम से हमें ऋण नहीं देना है। कल्पना करिए, एक ओर किसान रैयत ऋण से डूबे हुए, दूसरी ओर उनकी ऋण की आवश्यकताएं भी सतत रूप से बढ़ती जा रही थी और यहाँ कपास के उत्पादन में जिसमें उन्होंने अपने को खेप दिया था, अब उसका निर्यात भी कम होने लगा। तो एक तरीके से उनकी बहुत भारी नुकसान होने लगा। उल्टा एक और बात हुई कि किसान लोगों से ये साहूकार और महाजन ये अपना पुराना ऋण मांगने लगे, ऋण अदायगी की मांग करने लगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जले में नमक छिड़कने वाली बात थी कि कपास निर्यात में गिरावट आ रही, निर्यात कम होने से मुनाफा कम हो रहा, कीमत गिर रही, कीमत गिरने से किसान ने के द्वारा लगाए गए पैसे उसको उसका वह फ़ायदा नहीं मिल रहा है जिसका पूर्व में मिल रहा था या जो उसकी अपेक्षा थी। ये सब के साथ ही साथ अब जब किसान को और ऋण की ज़रूरत पड़ती है, साहूकार आदि मना कर देते हैं ऋण देने से और उल्टा तो उल्टा उनसे अपने पुराने ऋण को मांगते हैं। यह एक तरीके से, जैसा मैंने कहा, तमाचा मारे जैसा था। स्वाभाविक है, किसान बहुत उत्तेजित हो गए और उन्होंने एक तरीके से बहुत विरोध अपना प्रकट करना अपने तरीकों से शुरू किया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है कि अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति, कपास के भारत से इंग्लैंड की ओर निर्यात में गिरावट, किसानों की हालत दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है और साहूकार या महाजन उनके सिर पर चढ़े हुए। स्थिति तो और दुर्दांत तब हो गई जब ब्रिटिश कंपनी ने, अंग्रेज सरकार ने
कंपनी से अर्थ यहाँ पे अंग्रेज सरकार ने है, उसने नए भू राजस्व कर का निर्धारण करने का निर्णय किया और इस नए बंदोबस्त के तहत जो राजस्व कर की दर थी उसे बढ़ाकर उसने 50 से 100% तक कर दिया। तो कल्पना करिए कि किसान अब कितने आर्थिक बोझ में पड़ चुका था। हर तरफ उसे निराशा ही दिख रही थी और ऋण के बोझ से वो दबा जा रहा था। ये बात भी तय है कि कपास के निर्यात कम होने को भी किस हद तक किसान सह सकता था, बर्दाश्त कर सकता था और शायद समय आते आते वह इससे उबर भी जाता। लेकिन जब घर में ही, भारत में ही अंग्रेज सरकार ने इसका प्रतिशत बढ़ा दिया तो यह तो जले पे नमक की तरह था और अब किसान के पास और कोई चारा नहीं था किसी भी तरीके से साहूकार से और ऋण मांगना और ऋण निकालना। यानी उसके लिए तो एक तरीके से ये अंतिम मौका था, अंतिम रिसॉर्ट था कि वह साहूकार के पास जाए और ऋण अदायगी का मामला छोड़ के पहले और ऋण ले ताकि सरकार को राजस्व देकर वो अपनी भूमि बचा सके, अपनी जीविका निकाल सके। स्थिति बहुत बुरी थी, लेकिन इस सब के बावजूद ये जानते हुए भी कि किसानों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, साहूकारों ने ऋण देने से मना कर दिया। मैंने पहले ही बताया था कि ऋण देने की तो बात ही दूर, वे तो अब ऋण अदायगी की बात करने लगे थे। जो पुराना ऋण इकट्ठा हो चुका था, जिसके बोझ से किसान वैसे ही डूबे जा रहे थे, ऋण वापस ना मिलने के भय में इन साहूकारों ने एक तरीके से जोर लगाना शुरू कर दिया था इन किसानों से अपना ऋण वापस मांगने के लिए। लेकिन अब तो बात इतनी बढ़ चुकी थी, मच वाटर हैड फ्लोड फ्रॉम अंडर द ब्रिज, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि अब पानी बहुत बह चुका था, किसान लोग पूरा ऋण से डूब चुके थे, तो उनके पास सिवाय विद्रोह और विरोध के और कोई चारा नहीं था। उन्होंने क्या किया, वे ये मानते हुए कि अब ये साहूकार संवेदनहीन हो गए हैं, ये हमारी बातें अब नहीं समझ रहे हैं, उन्होंने एक तरीके से उन पर हमला करना शुरू किया। क्या किया उन्होंने वहाँ पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए साहूकारों पर अपना क्रोध प्रकट किया और उसके साथ ही साथ देहात के क्षेत्रों में परंपरागत नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। ये परंपरागत नियमों के उल्लंघन की बात क्या है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। इसका अर्थ यह है कि ऐसा माना जाता था भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में कि स्थानीय व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख में हितैषी हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, सामंजस्य बनाए रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ साहूकार थे जो इन परंपरागत नियमों को तोड़ते हुए अब किसानों को ऋण देने से अस्वीकार कर रहे थे और इस बात को लेकर किसानों में गुस्से का भड़ास था, क्रोध बहुत ऊंचा था। कर्ज की जटिल प्रक्रिया, यदि हम बात करें विद्रोह के कारणों की, तो उसमें कर्ज की जटिल प्रक्रिया का एक अहम योगदान है इस विद्रोह में। आखिर क्या थी जटिल प्रक्रिया? इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जब किसान पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता था, वह कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता था, तो साहूकार या ऋणदाता को अपना सब कुछ सौंप देता था। सब कुछ से अर्थ क्या है, उसके पास क्या होता था? बैलगाड़ी होती थी, जमीन होती थी, हल, बैल आदि आदि, यानी कुछ कृषि से जुड़े हुए ही कुछ सामान उसके पास होते थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि समय पर टैक्स न देने के कारण, समय पर निर्धारित कर निर्धारित संध्या तक न देने के पर उसे अपने इन बाकी चीजों से वंचित होना पड़ता था। जब उसका काफी बोझ बढ़ गया तो कर्ज चुकाने में दिक्कत आई, कर्ज नहीं चुका पाया,
तो वो साहूकार को ये चीजें दे देता था उसकी एवज में, या चाहे ऋणदाता कोई और भी हो तो उसे अपना सब कुछ उसको सौंप देता था। किंतु जमीन और पशुओं के बिना खेती तो संभव है नहीं। मैंने जमीन भी दे दी, मैंने पशु भी दे दिए, तब खेती कैसे होगी? इसलिए साहूकार से जमीन और पशु फिर किराए पे ले लेता था वो। तो एक बड़ी अजीब स्थिति हो रही थी कि साहूकार को उसने जमीन दे दी क्योंकि पुराना ऋण बाकी था, साहूकार को उसने अपना बहुत सारा सामान, कृषि संबंधी सामान भी दे दिया क्योंकि पुराना किराया उसके पास, किश्त बाकी थी देने की, किराया पैसों की, कर की। लेकिन इनके बिना तो खेती होगी नहीं आगे। तो फिर खेती करने के लिए फिर वही जमीन को, वही औजारों को, वही सामान को ले लेता था, और वो भी किराए पे। इस प्रकार उसे उन पशुओं के लिए भी किराया देना पड़ता था जो मूल रूप से उसके खुद के पशु थे। अपने ही पशुओं के लिए उसे अंग्रेजों को किराया देने के लिए विवश किया जाने लगा। लेकिन यह स्थिति भी इन्हीं लोगों ने तो निर्मित की थी। मौलिक रूप से ये सब सामान अपने होते हुए भी पराये हो गए। क्यों? क्योंकि पूर्व में लिए हुए लोनों को, पूर्व में लिए हुए जितने भी मैंने लोन हैं, जितने भी मैंने उधार हैं, वो नहीं पटा पा रहा हूं, तो एक एक करके मेरा सामान साहूकार जब्त कर रहा है या साहूकार को देने में विवश हूं। अंततः मैं अपनी बैलगाड़ी भी दे देता हूं, मैं अपना बैल भी दे देता हूं, मैं अपने जानवर भी दे देता हूं, जमीन भी दे देता हूं, लेकिन आखिर मुझे जीविका के लिए खेती तो करनी ही पड़ेगी। तो खेती करने के लिए फिर मुझे जानवर की जरूरत है, फिर मुझे खेती की जरूरत है जमीन की, तो मैं अपनी ही जमीन, अपने ही जानवर को किराए पे ले लेता हूं। यह विवशता पूर्व एक भाड़ा पत्र या किराया नामा लिखता था, जिसमें बड़ा साफ लिखा रहता था, बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा जाता था कि ये पशु और ये बैलगाड़ियां उसकी नहीं है, उसकी रहते हुए भी उसकी नहीं है। ऐसा लिखने की तकलीफ इन किसानों को झेलनी पड़ती थी, और उसका कारण था पुराने किश्त उधार, पुराने उधार को पटाने की में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए ये सामान वह किराए पे अब उठाने लगता था। तो ये जो किरायानामा लिखता था उसमें बड़ा साफ लिखा रहता था कि ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये जमीन मेरी नहीं है, ये जानवर मेरे नहीं हैं, और इसे मैं किराए पे ले रहा हूं। यदि कहीं बाद में ज्यादा विवाद हुआ, कहीं झगड़ा हुआ, तो न्यायालय में यही दस्तावेज सामने पेश किए जाते थे जिसमें साफ लिखा रहता था कि ये जमीन उसकी नहीं है। इस तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के दस्तावेज और अनुबंध पत्र इस नई और अत्याचार पूर्ण प्रणाली के परिचायक बन गए। इन पत्रों को देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये मामला सुलझाने का कैसा तरीका है। उससे साफ लिखवाया जाता था कि ये मेरी बैलगाड़ी नहीं है, ये मेरी जमीन नहीं है, ये उत्पादन पूरा मेरा नहीं है, इसमें जमींदार का भी हक है। ऐसे पत्रों की एवज में उसे किराए में वहां काम करने दिया जाता था, और कल को यदि मामला बिगड़े, न्यायालय में जाए, काजी के पास जाए, तो यही वाले कागज प्रस्तुत किए जाते थे जिसमें किसान या रैयत ने साफ कह दिया है कि ये चीजें उसकी नहीं है।